गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आपको बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं वस्त्र विज्ञान। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी कि वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण। इसमें हमारी जो हेडिंग चल रही थी मैं बताई थी रेशे कितने प्रकार के होते। तो फर्स्ट जो हेडिंग थी वो थी प्राकृतिक रेशे के बारे में बता रही थी। जो रेशे हमें पेड़ पौधों से प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक रेशे। इसमें मैंने कई रेशों के बारे में आज कल वर्णन कर दिया था कल की वीडियो में। आज हमारी जो इसमें हेडिंग रहेगी, आज की जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी प्राकृतिक रेशे में, उसमें हम लिखवा रहे थे वनस्पतिक रेशे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो उसमें दो रेशों के बारे में मैंने बता दिया था, लिनन के बारे में बता दिया था मैंने, और कपास के कॉटन के बारे में बता दिया था। अब आज हम बताते हैं आपको कापोक के बारे में। कापोक यह भी एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। इसके बीज के चारों ओर रेशा कपास के समान ही लिपटा होता है। इसका रेशा कपास के रेशे से उत्तम तथा रेशम के अनुरूप होता है। यह कताई के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। इसका रेशा कपास के समान नहीं निकाला जा सकता है, किंतु यह जीवन सुरक्षा, पेटी, चटाई आदि के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह गीला होने पर शीघ्रता से सूख जाता है तथा नमी अवरोधक होता है। यह ऐसे पदार्थों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है जिसका निरंतर प्रयोग नमी में करना पड़ता है। अणुवीक्षण यंत्र पर रखे देखने से कापोक तथा कपास का अंतर सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। यह पीली वृत्ताकार नली जिसकी दीवारें बहुत पतली हों के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया कापोक। अब हम बताते हैं जूट के बारे में। तो जूट, कपास के उपरांत जूट ही ऐसा तंतु है जिसका सर्वाधिक प्रयोग वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। इस पौधे का नाम भारतीय शब्द टाटा से लिया गया है जिसका तात्पर्य उलझा हुआ होता है। संभवतः इसका संकेत रेशे के असमान रेशों से है जो एक दूसरे से शीघ्रता से मिश्रित हो जाते हैं। भारत में इस रेशे का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से हस्त उद्योग के क्षेत्र में किया जा रहा है। संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों में टाट या जूट के पौधों को घर का प्रिय पौधा बताया गया है। जूट ऐसे किसी भी देश में उत्पन्न किया जा सकता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता तथा नमी हो। पाकिस्तान तथा भारत में जूट सबसे अधिक उत्पन्न होता है। भारत में कपास की मिलों की अपेक्षा जूट की मिलों की संख्या अधिक है। जूट का पौधा 5 फुट से लेकर 12 फुट की ऊंचाई तक होता है। इसका तना मनुष्य की अंगुली के बराबर मोटा तथा बेलनाकार होता है। इसके ऊपरी सिरे के अतिरिक्त इसमें कोई ढाल नहीं होती। यदि इससे पहले पौधे को काट लिया तो तंतु तो इसकी फसल काटने के योग्य हो जाती है। यदि इससे पहले पौधे को काट लिया तो तंतु कमज़ोर रह जाएगा। तंतु कोषों के समूह से निर्मित होता है जिसकी सीमाएं बहुभुज से स्पष्ट रूप से
बटी होती हैं। उत्तम श्रेणी का जूट पीले रंग का होता है तथा इसकी चमक रेशम के समान होती है। यह छूने में चिकना तथा कोमल होता है। जूट का तंतु सन या हेम्प की तुलना में कम मजबूत होता है। सूखे वातावरण में इसके अंदर 6% से अधिक नमी नहीं होती, किंतु आर्द्र वातावरण में इसमें 13% तक नमी पाई जाती है। अधिकतर जूट का प्रयोग अनाज, शक्कर, कॉफी भरने, कपास, ऊन की गांठों के बांधने के काम में लिया जाता है। तो ये फिर नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हेम्प। तो हेम्प में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हेम्प का प्रयोग भी उसी समय से प्रारंभ हो गया है जब से सन का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, किंतु इसमें सन के समान श्रेष्ठ गुण न होने के कारण वस्त्र उद्योग में लिनन के समक्ष नहीं ठहर सका। इसका प्रयोग गलीचा, रस्से, जूते के तले तथा कागज आदि बनाने के लिए किया गया है। मुख्यतः हेम्प की पैदावार फिलीपाइन, चीन, मैक्सिको, रूस, वेस्ट इंडीज तथा भारत में होती है। मनीला में होने वाला हेम्प सफ़ेद रंग का होता है। भारत में हेम्प फसल तथा बाड़ पौधों के रूप में उत्पन्न किया जाता है। यह अधिकतर तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में उत्पन्न होता है, किया जाता है। इसका रेशा चमकदार होता है तथा अणुवीक्षण यंत्र से देखने पर इसमें सन के समान जोड़ दिखाई देते हैं, किंतु इसकी मध्य की नली चौड़ी होती है। अब बताते हैं आपको सन के बारे में। तो नेक्स्ट है कि सन में रहेगा सन के रेशे के पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें काटकर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह जूट के पौधे के समान ही गलकर इनके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु मोटे, रुक्ष एवं खुरदुरे होते हैं। इनका तनाव सामर्थ्य भी अधिक होता है। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे व चमकदार रंगों में रंगा जाता है। इसके रेशे से वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इनमें वस्त्र उपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है, परंतु गलीचे, कालीन, पायदान एवं सूतली तैयार किए जाते हैं। कागज उद्योग व मछली के जाल बनाने में इसके रेशे का अत्यधिक उपयोग होता है। सन का उत्पादन एशिया के दक्षिणी भाग वाले देशों में अधिक होता है। भारत में भी इसका उत्पादन 2 फसलों में, एक भदई सन अक्टूबर नवंबर एवं दूसरी रबी सन मई और जून में उत्पन्न किया जाता है। अब लिखेंगे, हम बताते हैं आपको रेमी के बारे में। तो रेमी ये रेशे नेटेल के पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इनका उपयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि के निर्माण में किया जाता है। रेमी के आर्द्रता, अवशोषण क्षमता लिनन एवं कपास से भी अधिक होती है। यह शीघ्रता से सूखता भी है। यह भीगने पर कपास से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। रेमी का जो उत्पादन है वो भारत व चीन में होता है। चीन में इसे
चाइना ग्रास या रेह के नाम से जाना जाता है। रेशे फफूंद से प्रभावित नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे गांठे नुमा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इसमें कोयोर। कोयोर नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे 10 इंच तक लंबे होते हैं और नारियल की पानी में डालकर रेशों को अलग करते हैं व कंघी करके सुखाते हैं। इसके जो रेशे होते हैं कोयोर के, ये रेशे मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु अत्यंत ही कड़े, रूक्ष एवं खुरदरे होते हैं, अतः इनका प्रयोग भी अत्यंत ही सीमित है। वस्त्र उत्पादन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु अन्य उपयोगी चीज़ें जैसे कार्टेज, चटाई, पायदान, दरियाँ, बुर्श, गलीचे आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके रेशे गद्दियों एवं सीटों में भी भरे जाते हैं। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरा एवं चमकदार रंगों में रंगा जाता है। नारियल की रस्सी काफ़ी मजबूत होती है, जिसका उपयोग सामान बांधने, कुएं से जल खींचने हेतु रस्सी के बनाने व जहाज के रस्से बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। लास्ट हेडिंग इसकी रहेगी हमारी पिना। तो पिना में ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं कांति युक्त होते हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है, जिसमें आर्द्रता, अवशोषण क्षमता भी कपास के रेशों के समान ही होती है। फिलीपाइन में इसके रेशे से परिधान हेतु अति सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इनसे बैग, चटाई, झोले आदि भी बनाए जाते हैं। तो ये जो थे, ये सारे हो गए हमारे प्राकृतिक रेशे। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको जानवर रेशे क्या होते हैं, एनिमल फाइबर्स, वो रेशे जो हमें जानवरों से, पशुओं से प्राप्त होते हैं, वो रेशे कौन से होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।